एहतेशाम उल हक साहब आपके पास आती हूँ, फिर धनंजय जी इस बात का जवाब दीजिएगा जो जायसवाल जी ने कहा है। भाई पार्लियामेंट सबसे उपयुक्त जगह होती है जहां पर नहीं ठीक है, आप नहीं, बट हम बात नहीं, तब ये हैं। वॉकआउट कर जाते हैं ना, तब ये वॉकआउट कर जाते हैं, तब ये वॉकआउट कर जाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं नहीं जी सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, इतना बड़ा ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, तो उस वक्त राहुल गांधी बाहर कहीं होते हैं, संसद का सत्र होता है तो राहुल गांधी सुनने के लिए नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता है सर। ठीक है, ओके ओके। एहतेशाम उल हक साहब मुझे ये बताइए कि टीएमसी असम में किस आधार पर चुनाव लड़ रही है? अब कांग्रेस और कांग्रेस का पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड रहा है वहां पर चुनावों को लेकर वो आप सबके सामने है। अब वैसे अलायंस का आप हिस्सा है, लेकिन स्टेट्स में आप लोग इंडिविजुअली चुनाव लड़ते हैं, विच इज ओके, वो आप लोगों का अपना तरीका है। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता है कि आप अपना जो भी फायदा जिस भी आधार पर सीट्स के तौर पर शायद कर पाएंगे असम में, बंगाल से इतर असम में कर पाएंगे, वो कांग्रेस को भी नुकसान दे सकता है? मतलब उनका भी, उनकी सीट्स कट सकती हैं, उनकी जीत कट सकती है, उनका वोट शेयर कम हो सकता है। आप लोगों का क्या आधार है असम के अंदर, और किस भूमिका में टीएमसी अपने आप को असम में देख रही है? सबसे पहले पूर्णिमा जी, अभी मैं एक बात की आपत्ति व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के धनंजय गिरी जी, जो इन्होंने मैंने इस तरह की भाषा का, मर्यादा का मतलब वो उल्लंघन किए हैं कि लालू यादव जी के जितने भी साहबजादे से भी कम संख्या कांग्रेस की है, मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ एहतेशाम उल हक साहब, मैं कर चुकी हूँ। नहीं सब ये धनंजय जी अभी मैं कर चुकी हूँ, मैं कर चुकी हूँ। आ जाइए मुद्दे पर वापस। इस तरह का प्रहार देखिए, मैं इस पर आपत्ति दर्ज कर चुकी हूँ। वापस मुद्दे पर आ जाइए। धनंजय जी थोड़ा सा रुकिए प्लीज। पूर्णिमा जी 10 सेकंड। धनंजय जी उनको अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे। मैं 10 सेकंड से वेरीफाई कर दूं। मैं 10 सेकंड बोलिए जल्दी से बोलिए। इस्तेमाम उल हक साहब, आप और पूर्णिमा जी, मैं दोनों को कह रहा हूं कि सुनने में गलती हुई आप लोगों को। मैंने कहा कि लालू यादव जी के परिवार में जितने बाल बच्चे हैं उससे भी कम कांग्रेस पार्टी के पास विधायक बचे। ओके ओके ठीक है, करेक्शन टेकन। ठीक है, एहतेशाम उल हक साहब आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। जी देखिए, यहाँ पे हर एक पार्टी को अधिकार है। सबसे बड़ी बात है, हमारी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पार्टी आसाम में बहुत दिनों से हम लोग इसमें लड़ रहे हैं, ग्राउंड लेवल से। हमने वहां जो कैंडिडेट के लड़ने के लिए दिए हैं और हम लोगों वहां जीत हासिल होगी और हम अपना कैंडिडेट वहां पर समझ लिए कि कामयाबी के तौर पर जीतेगी वहां पर। तो ये बात नहीं है कि हम किस ग्राउंड से, हमारे यहाँ, मैं पश्चिम बंगाल में अकेला लड़ रहा हूँ, कांग्रेस यहाँ अकेला 294 विधानसभा में लड़ रहा है। तो यहाँ पर हर पार्टी जो है स्वाधीन है, हर लोगों को राइट है। हमारी ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, हम आसाम का, हम गुवाहाटी कहीं भी किसी भी प्रदेश में लड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर बिहार में भी लड़ सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम किसी भी राज्य में लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात नहीं है कि हम आसाम में जो लड़ने गए हैं तो हम लोग वहां पर कम से कम 10 सीट से 15 सीट हम लोग भी लेकर करके आएंगे और वहां हमारे समझ लिए वहां की आवाज, गरीबों की आवाज, जो वहां भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल से हुकूमत है, हम लोग वहां पे जो है समझ लिए कि वहां पे हम लोग अपोजिशन में रह करके हम अपनी आवाज बुलंद करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। ये हमारी पार्टी का इनिशिएटिव है। यहाँ पर ऐसी तो बात नहीं है कि मैं वहां पर क्यों लड़ रहा हूँ, हमारी पार्टी वहां पर क्यों लड़ रही है। नहीं, आधार पूछा सर, आधार पूछा। एहतेशाम उल हक साहब सुना नहीं शायद आपने। मैंने पूछा आधार क्या है। जब आप कहीं पर चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो अपना बेस तैयार करते हैं ना, कि हम हमारा ये आधार है, हमारा ये बेस है जिसके आधार पर हम फलाना राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहा है वो तो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, आप पूरे देश में लड़िए, आप पार्टी हैं, उससे आपको कौन वंचित रख सकता है, वो तो आपका अपना अधिकार है। जायसवाल साहब जल्दी से आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊं। जी मैं जी हमारे तृणमूल के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात से मैं उनको थोड़ा सा मुझे वो लगा कि देखिए उन्होंने कहा कि हम सर्वभारतीय पार्टी है, हम नेशनल पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस आप इलेक्शन कमीशन के उसमें देख लीजिए, एक सर्वभारतीय पार्टी नहीं है, एक रीजनल पार्टी। नहीं, वो भी ऐसा मानते हैं ना जायसवाल जी। अब मानने को तो मानते हैं, तो अब मानने का तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता ना।
अब वो मानते हैं ऐसा तो ठीक है, मानने देते हैं उनको। मैंने सही तथ्य उनके सामने रखे। अब मैं अगर कहना चाहूँ, असम में और बंगाल में दोनों ही जगह जो आप देखिए तो वो बाहुबल की सरकार चली है, जो पीपल फ्रेंडली नहीं है, जो जनता के लिए नहीं है। वहां देखिए विपक्ष का जिस तरह से गला, विपक्ष के ऊपर आक्रमण जिस तरह से असम में होता है, उसी प्रकार से बंगाल में भी होता है। भ्रष्टाचार जिस तरह से बंगाल में है, उसी तरह से असम में भी है। कांग्रेस दोनों ही की जो शत्रु है, आप राज्य में बंगाल में चले जाइए, वहां भी तृणमूल कांग्रेस का 1 पॉइंट एजेंडा है, कैसे कांग्रेस को खत्म किया जाए। असम में भी देखिए उसके पास एक ही एजेंडा है। तो कुल मिला के बात यह है कि भाजपा की जितनी ये शाखाएं हैं, उनका मूल जो है आज से नहीं हमेशा से यही रखा किस प्रकार से कांग्रेस को कमजोर किया जाए। मगर जैसा कि आपने जो शेयर कहा था कि जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि आज ये पार्टियां जो सरकार में बैठी हैं वो विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस से सवाल कर रही हैं। यही जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है मैडम। और रही तो पहले सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ, नवीन जी फिर उसके बाद बाकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के पास में जाऊंगी। सौरभ जी, अभी असम के चुनावों में केंद्रित मुद्दा क्या आप देख रहे हैं? इससे पहले घुसपैठियों की लगातार बात हुई, अभी भी इलेक्शन कैंपेन में हो रही है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, इधर से भी आरोप लग रहे हैं, उधर से भी आरोप लगते हैं, तो भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। फिर दूसरा, विकास के एजेंडे की बात बीजेपी करती है, कांग्रेस कहती है कि इन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया, ऑपोजिशन कहती है कि इन्होंने कोई विकास राज्य के अंदर नहीं किया। जिसमें नॉर्थ ईस्ट की पहले क्या हालत थी और आज नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की क्या हालत है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से कई बार कई मंच पर किया जा चुका है। केंद्र में क्या है, वोटर को क्या ज्यादा इंपैक्ट करेगा? देखिए, एक बात जो यहाँ पर आई डेवलपमेंट को लेकर के, और सबसे अच्छी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनसे सब कुछ सीखना चाहिए। वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और विकास का पैमाना ये है कि असम जो लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या फिर वहाँ की जो लोकल इकाई है उसके नेतृत्व में, पहले मुख्यमंत्री थे, अब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, वहां पर लगातार इन्वेस्टमेंट की झड़ी लगी रही। आप देखिए कि लगातार 7 लाख करोड़ से ज्यादा का वहां पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया गया, और सड़कों से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, रेलवे स्टेशन से लेकर के तमाम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बड़े पैमाने पर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किए गए। ये आंकड़े बोल रहे हैं, आप आंकड़े पढ़ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कोई अभी नहीं साहब कहेंगे कि अब राजनीतिक विश्लेषक को ये तो आपको आंकड़े पढ़ने चाहिए। और आंकड़े जो है ना, वो जो आंकड़े होते हैं, जो तर्क होते हैं, जो तथ्य होते हैं, तो बुरा लग जाता है। 99 की एक बात है कि राहुल गांधी जी 99 चुनाव हारे, बजाय इस पे विश्लेषण करने के लोग, कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते। देखिए, अपने मूल विषय से कभी भटकना नहीं चाहिए। आपका मूल विषय है राहुल गांधी लगातार फेलियर क्यों है, इस पर चिंता करिए। दूसरा, आसाम के जो विकास की मैं बात कर रहा था, देखिए आसाम में सबसे बड़ी समस्या क्या थी, आसाम को लोगों को उनका हक अपना क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहां पर बड़ी मात्रा में जो घुसपैठिए हैं वो वहां पर थे। और आसाम में बीजेपी की सरकार आने के बाद सबसे पहले क्या किया गया कि आसाम के लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए उन घुसपैठियों को चिन्हित किया गया। आज वो घुसपैठियों की संख्या पता है कहां पहुंच गई, बंगाल के अंदर पहुंच गई, इधर खसक करके नीचे झारखंड की ओर भाग गए। तो बार बार मियां मुसलमान कहने से फायदा मिलेगा नहीं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि जब चुनाव प्रचार होता है, तमाम ऐसे लोगों के शब्द, अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का शब्द आपने सुना, उत्तर भारतीयों के लिए उन्होंने क्या कहा वहां पर साउथ दक्षिण भारत में जाकर के, या गुजरातियों के लिए जिस प्रकार से अपमान किया गया, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि माफ करने लायक नहीं है। और लगातार चुनाव प्रचार के अंदर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करना चाहता हूं, वो जब भी बात करते हैं वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। आसाम के लोगों को, मैंने देखा एयरपोर्ट का एक आपने दृश्य देखा होगा जो बड़ा वायरल हो रहा है, वहां के एयरपोर्ट पर वहां के लोकल कार्यकर्ताओं से वो पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ की महिलाएं जो है वो विकास के इस काम में शामिल हो रही हैं, क्या उनको विकास का लाभ मिल रहा है, और चुनाव प्रचार के अंदर क्या महिलाओं की बड़ी भागीदारी हो रही है, नहीं हो रही है। और मंच से उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जो 33% आरक्षण वाली, कि अगला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें 33% वाला ये जो बिल पास होने के बाद महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर भाषणों को आप निकालेंगे क्रमशः जो है, तो उसमें डेवलपमेंट आएगा, उसमें आसाम के लोगों की जो आसाम के लोगों का हक अधिकार है उसकी बात वो करते हुए दिखाई देंगे, महिलाओं के हक और अधिकार की बात करते हुए दिखाई देंगे, और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर में आसाम के जो चेंजेस हुए हैं, मैं नवीन भाई को बोलूंगा कि कम से कम आप इतने ही साल अगर आसाम में रहे तो उसको पढ़िए और आसाम के लोगों की बात करिए। देखिए, पार्टी की बात मत करिए, आसाम के लोगों को जो चाहिए अगर वो मिल रहा है, अल्टीमेटली वोट उन्हें ही देना है, अल्टीमेटली वोट उन्हें ही देना है, सरकार चुनकर उन्हें ही भेजना है। रवीन जी।